जी तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये कि हम ये जूम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फ्री वर्जन है। तो इसमें ये होगा कि 40 मिनट बाद सेशन खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं पहले भी आपको इनविटेशन भेज के आप इस सेशन में शामिल हुए हैं, तो 40 मिनट के बाद मैं दोबारा सेशन क्रिएट करूंगा, आपको दोबारा इनविटेशन आएगी, आप दोबारा उस पे इनविटेशन को सिलेक्ट करके मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। चलें, हम ये तकरीबन 3 दफ़ा करेंगे क्योंकि 40 मिनट की 3 सेशंस करेंगे तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा प्रोपगेशन मॉडल से है। सबसे पहले हम वायरलेस प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं, मैं एक मिनट कर्सर ले आऊं। लेजर पॉइंटर जी। तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, मैंने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास ट्रांसमीटर होता है एक और एक रिसीवर होता है, ऐसे ही ना जी। जी सर। अब आमतौर पर जब हम सेलुलर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे मोबाइल भी ट्रांसीवर्स होते हैं, यानी कि वो ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर भी होते हैं। इसी तरह से हमारे जो बेस स्टेशन होते हैं वो भी ट्रांसीवर्स होते हैं, यानी कि वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसमें ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ट्रैफिक मोबाइल से ट्रांसमीटर की तरफ जा रही हो उसे हम अपलिंक कहते हैं, और जो मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ जा रही हो उसे अपलिंक कहते हैं। इस तरह जो बेस स्टेशन से हमारे मोबाइल की तरफ आ रही हो उसे हम डाउनलोड। डाउनलिंक कहते हैं, बिल्कुल। तो अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं, इन दोनों की जो हाइट है, यानी कि ट्रांसीवर्स की हाइट, ये बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में या कहीं भी गली में, तो आप अपने अपने ट्रांसमीटर या रिसीवर की हाइट देख सकते हैं। इसी तरह से जिस बेस स्टेशन से आप कनेक्टेड हैं आसपास, वो ज़ाहिर है 45 मीटर्स का टावर होगा या 65 मीटर्स का टावर होगा। आमतौर पर ये दो लेंथ चलती हैं, तो उसके ऊपर एंटेनाज माउंट हुए होते हैं। तो आप अपनी हाइट देख लें और जो ट्रांसमीटर जहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि जो बेस स्टेशन लगा हुआ है, उसकी हाइट देख लें, तो दोनों में काफ़ी फर्क है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन है हमारी ट्रांसमिटेड और रिसीव वेव की, वो कुछ वेरी करेगी बिल्कुल इस तरह से जैसा ये फिगर आपको नजर आ रही है। यानी कि अगर आपका एंटेना, आप जो रिसीवर साइड पे एंटेना है उसकी हाइट अगर स्मॉल है तो जाहिर है डाउनवर्ड्स होगी, और अगर आप अपलिंक भेज रहे हैं तो आपकी जो वेव की डायरेक्शन है या सिग्नल की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स होगी। ठीक है, तो अब जो हमारा रिसीव्ड सिग्नल है, मिसाल के तौर पर अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा बेस स्टेशन पे एंटेना है वो ट्रांसमीटर है, और जो रिसीवर साइड पे एंटेना है वो मोबाइल स्टेशन में जो एंटेना है वो रिसीवर है। यानी कि हम डाउनलिंक ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। तो हम इन दोनों एंटेनाज की हाइट के ऊपर हमारी रिसीव्ड पावर डिपेंड करती है कि कितनी रिसीव्ड पावर हमें मोबाइल स्टेशन पे या मोबाइल फोन पे मिल रही है। उन बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर एंटेना की हाइट है, ट्रांसमीटर्स की और रिसीवर की। तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ इस अगर आप फिगर को देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? जी सर। अच्छा, तो रिसीवर साइड पर अगर आप ये यहाँ पर अगर आपका एंटेना लगा हुआ हो, इस जगह पर एंटेना लगा हुआ हो, तो आप ये देख सकते हैं कि रिसीवर साइड का एंटेना और ट्रांसमीटर साइड का एंटेना बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, एक लाइन में आ जाएंगे।
तो जो सिग्नल है वो डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड को भेजा जा सकता है। तो ये जो डायरेक्ट पाथ है ना, डायरेक्ट पाथ है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर या फ्रॉम रिसीवर टू ट्रांसमीटर, इसको LOS कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, हेलो आप? जी जी सर। जी जी सर। हाँ, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो अगर तो ऐसा है कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान लाइन ऑफ साइट है, फिर तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर को पहुंच रहा होता है। लेकिन आमतौर पर अर्बन एनवायरनमेंट में या सिटीज में खास तौर पर आपको LOS पाथ मिलता नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग्स आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी होती हैं, घर आपके ऊंचे ऊंचे होते हैं, और गलियां आमतौर पर स्ट्रीट्स जो हैं या रोड्स जो हैं वो छोटी होती हैं। तो हमें, आप कहीं भी अभी भी, अगर मैं घर में बैठा हूँ और मोबाइल पे सिग्नल है, तो जो मेरा करीबी बेस स्टेशन है वो और मेरा सेल फोन ये आपस में लाइन ऑफ साइट पे नहीं है ना जी, क्योंकि जी मुझे बेस स्टेशन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अर्बन एनवायरनमेंट में, हाँ, अगर इसके बरक्स अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वहाँ काफी चांसेस हैं कि आप और बेस स्टेशन आपस में लाइन ऑफ साइट पे आ जाए। ठीक है, तो जी अर्बन एनवायरनमेंट में ये थोड़ा सा इशू है कि लाइन ऑफ साइट हमें मिलती नहीं है। जैसे कि फिगर आपको नजर आ रही है, ये फिगर आपको नजर आ रही है, इसमें अगर ये रिसीवर है, ये ब्लैक बॉल अगर रिसीवर है, तो इस ट्रांसमीटर से डायरेक्ट इस रिसीवर को कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि कोई भी LOS अवेलेबल नहीं है ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान। तो ये एक्चुअली अर्बन एरिया या अर्बन एनवायरनमेंट्स का इशू है कि डायरेक्ट LOS हमें हमें नहीं मिलती। तो फिर यहाँ तक सिग्नल कैसे पहुंचता है? मुख्तलिफ जगहों के थ्रू, यानी कि आपको किसी हाई राइज बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे सिग्नल मिल सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के थ्रू मिल सकता है, डाइफ्रैक्शन के थ्रू मिल सकता है, और स्कैटरिंग के थ्रू मिल सकता है। ऐसे ही है ना, बाकी ये सर इससे पावर लॉस नहीं होती? होती है, ऑफ कोर्स होती है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रॉबैक है अर्बन एनवायरनमेंट में होने का। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऐसी चीजें हैं, ये तो मेरा ख्याल आप इससे बखूबी वाकिफ है, आप लोग का बैकग्राउंड फिजिक्स है, ऐसे ही है ना जी। जी सर। तो ये इन तीन तरीकों से रिसीवर को हमारी पावर मिल सकती है। तो अच्छा, अगर इन तीन तरीकों से मिल सकती है, तो एक आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि अगर LOS पाथ होता यहाँ पर, तो सिर्फ LOS से, यानी कि अगर ये हाई राइज बिल्डिंग्स ना होती हैं, दरख्त भी ना होता यहाँ पे लगा हुआ, तो डायरेक्ट पाथ इस रिसीवर को मिलता। तो एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट सिग्नल मिलने से एक सिग्नल मिला है, जबकि अगर यहाँ पे नॉन LOS पास है तो मल्टीपल सिनेरियो से यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ तो पावर ज्यादा होनी चाहिए थी बनिस्बत LOS के। क्या ख्याल है जी? अगर LOS होता तो एक पाथ आता यहाँ पर, जबकि अगर नॉन LOS है, जैसे इस अभी नॉन LOS है, तो मल्टीपल जगहों से सिग्नल इसको मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। जी जी सर। तो एक आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि भाई अगर ये बिल्डिंग्स ना होती, दरख्त भी ना होता, तो ना रिफ्लेक्शन होती, ना डायफ्रैक्शन होती, और ना ही स्कैटरिंग होती। सिर्फ LOS होता और वहां से डायरेक्टली रिसीवर को मिल जाती चीज। तो अब इन तीनों की वजह से मल्टीपल पाथ से रिसीवर को सिग्नल पहुंच रहा है। तो एक आर्गुमेंट होता है कि अगर मल्टीपल पाथ से पहुंच रहा है तो सिग्नल ज्यादा है, सिग्नल ज्यादा है तो ये तो फायदेमंद चीज है। ऐसे ही है ना जी। लेकिन इशू ये है,
ये फिनोमेना जो है ना, ये फिनोमेना, ये रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग का फिनोमेना, ये बहुत ही रैंडम है। ठीक है, हमें नहीं पता कि जो यहाँ पर रिसीवर साइड पर ये सब चीजें आके मिल रही हैं, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। ठीक है ना, सिग्नल का ज्यादा होना हमारे लिए इस सेंस में नहीं है कि चाहे सिग्नल ज्यादा आए या थोड़ा आए, लेकिन इस तरह से आना चाहिए कि हम उसे डिकोड कर सकें, हम उसे इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है, अब इसका एक नुकसान ये है कि क्या होगा कि ये लेट से रिफ्लेक्शन की कॉपी यहाँ पर आ गई, डायफ्रैक्शन की कॉपी इससे थोड़ा सा लेट पहुंची, स्कैटरिंग की कॉपी इससे और थोड़ा सा लेट पहुंची, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें डिलेज आना शुरू हो जाएंगे। डिलेज आएंगे ना जी? जी सर। डिलेज इसमें आएंगे। अगर डिलेज आएंगे तो तो अब चूंकि सिग्नल ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सिग्नल आया और गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना जी, सिग्नल तो मुसलसल आ रहा होता है, ऐसा ही है। जी सर। तो ये क्वाइट पॉसिबल कि जो दूसरे नंबर पर सिग्नल आ रहा है वो पहले की डिलेड कॉपी के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। दोबारा मैं बता देता हूँ, सिग्नल वन हमने भेजा, उसकी डिलेड कॉपी हमारे पास आई। सिग्नल टू जो उसके बाद में आ रहा था, उसके साथ सिग्नल वन की डिलेड कॉपी की कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, तो हम तो ये नहीं चाहते थे। हम क्या चाहते हैं, रिसीवर साइड पर सिग्नल वन हमारा अलहदा से डिकोड हो, सिग्नल टू हमारा अलहदा से डिकोड हो, ऐसे ही करते हैं ना जी हम। यस सर। वन अलहदा से डिकोड हो, मैसेज टू अलहदा से डिकोड हो। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ कि सिग्नल वन की डिलेड कॉपी की वजह से क्या हुआ कि पहले वाला पैकेट हमारे दूसरे वाले पैकेट के साथ मिक्स हो गया। ऐसी है ना जी? जी सर। ठीक, तो ये चीज फायदेमंद नहीं है ये, यानी कि अगर एलओएस है, एलओएस हमारे लिए फायदेमंद है, जबकि ये चीज डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, ये चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि अर्बन एनवायरनमेंट में ये होता ही होता है। ठीक, तो अ, फिर वेव्स ट्रेवल अलोंग डिफरेंट पाथ्स ऑफ वेरिंग लेंथ, मल्टी पाथ प्रोपगेशन है ये। ठीक है, एक पाथ आपका रिफ्लेक्शन की तरफ से आ रहा है, एक डायफ्रैक्शन की तरफ से आ रहा है, एक स्कैटरिंग की तरफ से आ रहा है, और जाहिर है इन वेव्स की इंटरेक्शन से आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती डिस्ट्रक्टिव। है। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो सर वो एक लड़की कह रही है कि मेल नहीं आई आपकी अभी। मेल नहीं आई? जी वो ग्रुप में मैसेज आया उसका। जूम पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनका मैसेज आया है जूम पे मैंने नोटिफिकेशन। उनको बताया है ईमेल पे। एक मिनट, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ। पार्टिसिपेंट्स हैं। उनका ईमेल आईडी है जी साइमा अशरफ, SAIMAASHRAF1 @gmail.com।
हाँ जी, उन्हें कहें कि दोबारा चेक करें, आ गई होगी ईमेल। ठीक है, थोड़ा वेट कर लें जी उनका फिर। जी सर, आ गया मैसेज, अब आ गई है मेल। वो फिर शामिल हो जाएंगे। तो हम उसकी बात कर रहे थे। अब जो हम पहले बात कर रहे थे वही लिखा हुआ है कि जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो वेव की स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। ठीक है, तो हमें आमतौर पर प्रोपेगेशन मॉडल वो चाहिए होता है कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही रैंडम मॉडल हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अगर रैंडम हम हमारे पास, क्योंकि रैंडमनेस को हम खत्म नहीं कर सकते, वो आनी ही आनी है, तो हमें मॉडल ऐसा बनाना है कि जो इस रैंडमनेस को कवर कर सके। ठीक है, तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, वन ऑफ चैलेंजिंग टास्क रैंडमनेस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कि क्या हो क्या रहा है, आवाज आ रही है ना जी सबको? जी सर। जी सर। हो क्या रहा है कि हमारे पास ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। आमतौर पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं आसपास, हमारा ट्रांसमीटर भी आमतौर पर मूव कर रहा होता है और रिसीवर भी आमतौर पर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, यानी कि ये यानी कि हमारी रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग के अलावा डॉपलर स्प्रेड भी इसके अंदर अपना काम करता है। ठीक है, डॉपलर स्प्रेड से तो आप सारे वाकिफ है ना जी? ठीक है, जी सर। तो वो भी अपना काम इसमें करता है, रैंडमनेस में अपना काम, अपना जो पार्ट है वो प्ले करता है। डॉपलर इफेक्ट जो है वो हम जब डिटेल में मॉडल्स पर उसके अंदर अपना शामिल करेंगे इसको। तो जो हमारे पाथ लॉस मॉडल्स हैं ना जी, जैसे हमने कहा ना जी कि हमारे पास एलओएस मॉडल होता है और नॉन एलओएस मॉडल भी, जिसमें रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग भी होती है। तो चाहे एलओएस मॉडल हो या नॉन एलओएस मॉडल हो, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्कुल स्पॉट हमारा ग्राउंड है, उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तब भी पाथ लॉस होगा। ठीक है, यानी कि वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रांसमीटर के एंटेना से ट्रेवल करके रिसीवर के एंटेना तक पहुंचेगी, तो तब भी उसको लॉस जो है वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लॉस को हम कहते हैं पाथ लॉस। ठीक है, तो जो यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो पाथ है उसे कवर करते हुए जो उसे लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसे हम पाथ लॉस कहते हैं। अब इस पाथ लॉस को मॉडल करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स और दूसरे को कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स। ठीक है जी, तो जो लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स हैं, ये इनमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि यानी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान रिलेशन है ना, ट्रांसमिटेड पावर का और रिसीव्ड पावर का, वो बहुत देर बाद जाके चेंज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेकंड, अभी एक सेकंड में एक चीज थी, दूसरे सेकंड में दूसरी चीज हो गई, ऐसा नहीं होता। ऑन एवरेज, मतलब अगर पावर कम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, और अगर पावर ज्यादा हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता पावर ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि
एक वक्त में पावर ज्यादा थी, अगले ही लम्हे पावर कम होगी, एक लम्हे पावर कम थी तो अगले ही लम्हे पावर रिसीव पावर ज्यादा होगी। लार्ज स्केल मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो जी सर। यानी कि ऐसी सिचुएशन जो ऐसी सिचुएशन है ना जिससे मैं कह रहा हूं कि रिसीव पावर चेंज नहीं होती, इनको हम कहते हैं लार्ज स्केल मॉडल्स। यानी कि इसको जो हम मॉडलिंग करेंगे तो इसको लार्ज स्केल मॉडल कहेंगे। यानी कि इसका इन मॉडल्स का नाम हमने लार्ज स्केल मॉडल्स रखा हुआ है। ठीक है। मॉडलिंग के बारे मॉडलिंग या मॉडल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना कि मॉडल्स क्या होते हैं, जानते हैं ना जी? हेलो। शायद सर। किसी भी फिजिकल फिनोमेना को फिजिक्स की जुबान में भी जैसे आप बात करें, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं उसको मॉडलिंग कहते हैं ना जी हम। जी सर। किसी भी फिजिकल फिनोमेना जब हम उसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं ये मॉडल है। जैसे इसका ऐसे है, जैसे हेलो जी, बोहर मॉडल, दोबारा कहें। एटॉमिक बोहर मॉडल। हाँ जी, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं। आसान एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे अगर हमने एक चले हम फिजिकल चीजों की बात नहीं करते, एक सर्कल की बात ही करते हैं, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन रखी हुई है। ऐसा ही है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन रखी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसे ही है ना जी। तो इसी तरह से आपका वो जो सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी कितने मोबिलिटी मॉडल्स को हम मोबिलिटी के डिफरेंट मॉडल्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दी होती हैं। ऐसे ही है ना जी। जी सर। ऐसे ही है ना। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। जैसे हाँ, आपने इसका नाम सुना है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो होता है। स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो फिजिक्स में अक्सर काम आता है। सर डैम ऑसिलेशन में वो होता है। डैम्ड ऑसिलेशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो जी सर। हमने उस फिजिकल फिनोमेना का मॉडलिंग की होती है ना उसकी। यानी कि उसमें हमने डैम्पिंग रेशियो भी निकाली होती है, उसमें हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकाली होती है ना, इस किस्म की चीजें। तो यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल फिनोमेना को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या किया हुआ है कि ऐसी सिचुएशंस जिनमें हमारी रिसीव्ड पावर फौरन चेंज ना हो, यानी कि ओवर द कोर्स ऑफ सम टाइम चेंज हो, ऐसी चीजों को हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स कहते हैं और इनको उसी तरह की इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से ऐसी चीजें जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान रिलेशन हर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए, फौरन ही चेंज हो जाए, एक लम्हे रिसीव पावर ज्यादा थी, अगले लम्हे रिसीव पावर कम हो गई और इसके उलट भी हो गया। इस किस्म की सिचुएशन को हम स्मॉल स्केल मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो तो आमतौर पर अगर मैं इसकी बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं, अगर इसकी बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं तो क्या होता है जी, अगर बिल्कुल लेमैन एग्जांपल लूं, अगर किसी ने मैसेज भेजना है ना तो चैट्स की बजाय अच्छा ये ऐसे है कि मुझे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें चैट्स की बजाय ना, अगर कोई इशू है तो। चाहे अगर ग्रुप में नहीं करना तो ना करें, इंडिविजुअल मैसेज कर दें। तो हम क्या बात कर रहे थे जी? एग्जांपल सर, लार्ज स्केल प्रोपगेशन हाँ, लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की एग्जांपल्स में ऐसे ही है, जैसे अगर मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ और एक जगह ही बैठा हूँ और और जाहिर है बेस स्टेशन भी हमारा एक ही जगह खड़ा हुआ है और कोई इतनी चेंज नहीं आ रही, तो इस चीज के इम्कानात बहुत ही कम हैं कि एक लम्हे मेरे पास अच्छे सिग्नल आ रहे हैं, अगले लम्हे मेरे पास सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे। हाँ,
और ये भी नहीं, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के भी जा रहा हूं तो फिर भी इतनी जल्दी मेरी सीट पावर कम नहीं होगी। हाँ, अब अगर मैं अपनी रफ्तार ज्यादा कर लेता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, गाड़ी पे जाता हूँ, या अगर ट्रेन पे जाता हूँ, तो फर्क हो सकता है ना जी। जी सर। मैं गाड़ी पे तेज रफ्तारी के साथ जा रहा हूँ, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूँ, इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगले ही लम्हे मुझे सिग्नल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है ना जी। जी सर। सर अगर हम जाएं ही उसी डायरेक्शन में। चाहे उस डायरेक्शन में जाएं, मैंने बताया ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है ये बहुत बुरी चीज है। चाहे हमें सिग्नल ज्यादा मिल रहा हो या कम मिल रहा हो, इससे कंसर्न नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से कंसर्न कंसर्न है। ठीक है, तो वो कंसर्न क्यों है अभी बताता हूँ आपको। कंसर्न इसलिए है कि जो बेस स्टेशन है ना जी, बेस स्टेशन, उसने आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, आपको फ्रीक्वेंसीज एलोकेट करनी होती है जिसपे आप अपना डेटा भेज सकें। अब आमतौर पर अब अगर यूजर्स ज्यादा हैं और बेस स्टेशन के पास रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या करता है, वो स्केड्यूलिंग करता है। ठीक है, किस बंदे को कितना रिसोर्स देना है और कब देना है, इस चीज को कहते हैं स्केड्यूलिंग। ठीक है, और स्केड्यूलिंग करने के बहुत से तरीके हैं, यानी कि बहुत से वेज हैं, बहुत से तरीके हैं स्केड्यूलिंग करने के। उनमें से अगर हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका लें कि जिसका चैनल अच्छा है उसको रिसोर्स दिया जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि उसका चैनल अच्छा है तो वो डेटा भेज देगा। अगर आपने रिसोर्स ऐसे बंदे को दे दिया जिसका चैनल ही खराब है, तो रिसोर्स जाया हो जाएगा। ठीक है, जी सर। सही है। तो अब अगर मैंने तो ये सोच के स्केजुलिंग कर दी कि इसके पास तो चैनल अच्छा है, रिसोर्स एलोकेट कर दिया, अगले ही लम्हे आपका चैनल खराब हो गया, ठीक है, तो आपका रिसोर्स जाया हो गया। ठीक है, जी इस तरह से अगर आपके पास पहले चैनल खराब था, आपको एलोकेट नहीं हुआ हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे आपका चैनल बड़ा अच्छा हो गया, जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो अगले ही जी लम्हे का चैनल बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन बेस स्टेशन को तो यही मालूम है कि आपका चैनल अच्छा ही नहीं था। ठीक है, तो आप जाया गए, आपकी जगह पे किसी ऐसे बंदे को रिसोर्स मिला जो कि जिसका चैनल आपसे ज्यादा खराब था। ठीक है, तब भी रिसोर्सेज जाया हुए। तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना जी, ये इशू है। इसका मतलब ये है कि जब हम स्केजुलिंग करते हैं लार्ज स्केल मॉडल्स में तो हम और तरह से करेंगे, और जब स्मॉल स्केल मॉडल में स्केजुलिंग करते हैं तो और तरह से करेंगे। समझ रहे हैं बात को? जी सर। चलिए, क्या हो गया इसको? ये 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद जो है ना जी ये खत्म हो जाएगा, दोबारा हम सेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है। हाँ जी। तो ये देखें जी, इसको हमने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मॉडल को जब भी हम बात कर रहे थे, इसको इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया गया। ये देखें, जो ब्लू लाइन है वो लार्ज स्केल प्रोपगेशन है, यानी कि रिसीव्ड पावर और ट्रांसमिटेड पावर की रेशियो है। ये ओवर द लॉन्ग टाइम कम हो रही है, ऐसा ही है ना जी। जो चेंज स्लो स्लो। जो चेंज है वो स्लो हो रही है। ये ऐसा ही है जैसे मैं बेस स्टेशन से दूर जा रहा हूँ लेकिन पैदल। ठीक है। जी सर। ठीक है, जबकि ये जो ग्रीन है इसे कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोपगेशन। इसमें आपका चैनल बिल्कुल अब्रप्टली चेंज हो रहा है, कोई पता नहीं कब क्या होगा। ठीक है, तो जी सर। इसको कहते हैं स्लो फेडिंग। ये देखें, ये ब्लू वाली है, ये फेड हो रहा है ना, सिग्नल फेड हो रहा है, कम हो रहा है, सिग्नल फेड हो रहा है, इसको कहते हैं स्लो फेडिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फास्ट फेडिंग। जी हो ये भी फेडिंग रही है, लेकिन फेडिंग के दौरान हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। सही है, तो इन दोनों को मॉडल करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे।
तो अब सबसे पहले हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स की ही बात करेंगे। इनको कहते हैं पाथ लॉस मॉडल्स, ठीक है। यानी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड पर जो आई है चीज, इसको हम पाथ लॉस मॉडल कहते हैं। तो बहुत से पाथ लॉस मॉडल्स हैं। सबसे आसान जो पाथ लॉस मॉडल है वो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल है, जो पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा है, फ्री स्पेस जी सर। मॉडल। ये सिंपल है, समझने में आसान है, और ये आमतौर पर कब यूज होता है, जब आपके पास डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हो, ठीक है। ये मॉडल उस वक्त एक्यूरेट नहीं होता जब आप अर्बन एनवायरनमेंट में चले जाएं, आपके पास नॉन लाइन ऑफ साइट पे आप चीजें मिल रही हो, एलओएस आपके पास ना हो, ठीक है। जी सर। दूसरे नंबर पे है रे ट्रेसिंग मॉडल। रे ट्रेसिंग मॉडल भी आमतौर पर नॉन अर्बन एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। अब रे ट्रेसिंग मॉडल का मतलब ये है कि एक आपको एलओएस पाथ मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो लेट्स से हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल की बात करते हैं, एक आपको डायरेक्ट एलओएस पाथ मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, दूसरा मिल रहा है रिफ्लेक्टेड पाथ। अब रिफ्लेक्टेड पाथ अगर नॉन अर्बन एनवायरनमेंट है तो रिफ्लेक्टेड पाथ जमीन से भी मिल सकता है, अर्थ से भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल कहते हैं। एक डायरेक्ट पाथ और एक जमीन से रिफ्लेक्ट हुआ हुआ पाथ आपको मिलता है, इसको टू रे प्रोपगेशन मॉडल कहते हैं। और फिर मल्टीपल रे प्रोपगेशन मॉडल भी है, जिसमें आपको जमीन से ही रिफ्लेक्शन मिलती है लेकिन मल्टीपल जगहों से, ठीक है। क्योंकि जमीन क्या है, जमीन हमारी मुकम्मल फ्लैट नहीं है, इर्रेगुलर टेरेन है ना, जी सर। इर्रेगुलर टेरेन। तो अगर तो हम बिल्कुल फ्लैट जमीन को लेते हैं फिर तो हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल ले लेंगे, लेकिन अगर इरेगुलर टेरेन ले रहे हैं तो फिर हम टू रे प्रोपगेशन मॉडल भी नहीं ले सकते, हमें मल्टीपल रे प्रोपगेशन मॉडल लेंगे, जो अगेन एक काफी मुश्किल प्रोपगेशन मॉडल है। अच्छा, जब ये दो होते हैं ना जी, ये जो दो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल और रे ट्रेसिंग पाथ लॉस मॉडल, ये कहाँ से बने हुए हैं, ये हमने जो फिजिकल फिनोमेना है उसको ड्राइंग बोर्ड पर बनाया और फिर इसको ज्योमेट्री के जरिए हल किया, ज्योमेट्री के जरिए और मैथमेटिक्स के जरिए हल किया, ठीक है। तो ठीक जी है सर। आमतौर पर अगर मैथमेटिकल मॉडल आसान है, यानी कि अगर आपका सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है तो मैथमेटिकल मॉडल्स हल करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर फिनोमिना कॉम्प्लेक्स हो जाए तो मैथमेटिकल मॉडल हल करना आसान नहीं होता। इस बात पे तो आप एग्री करते हैं ना कि जी मैथमेटिक्स सर। जितना मुश्किल होता जाएगा उतना उसको सॉल्व करना मुश्किल होता मुश्किल होता जाएगा। ये तो इसकी एग्जांपल तो बड़ी आसानी से मिलती है कि जिस चीज को हम हल नहीं कर सकते उसके हम न्यूमेरिकल मेथड्स बना लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यानी लेट्स से एक बहुत मुश्किल सी इंटीग्रेशन हमसे सॉल्व नहीं हो रही, हमने क्या कर देते हैं, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जी। तो यानी कि उसका क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन नहीं निकलता, क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन नहीं निकलता, हम उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यस सर। फिर इसी तरह का काम हमारा एम्पिरिकल मॉडल्स में होता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ज्योमेट्री और इस किस्म की चीज इस्तेमाल नहीं होती। क्या होता है कि हम खुद फील्ड में जाकर रिसीव्ड पावर चेक करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स में जाके, यानी कि रूरल एनवायरनमेंट में, अर्बन एनवायरनमेंट में जाके हम मुख्तलिफ जगहों पर जाके रिसीव्ड पावर चेक करते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा जब हमारे पास आ जाता है तो फिर उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। जी सर। इस फिनोमेनन से तो आप फिजिक्स वाले तो बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे ना, क्योंकि वो जी जी सर। सबके पास वो डेटा होता है पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, और फिर आप उसको आप एक इक्वेशन बनाते हैं और फिर वहां से काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जी।
जी, मोस्टली सीएनसी से, हाँ जी, सीएनसी मशीन से। पता नहीं मुख्तलिफ किस्म की, हम तो नाम ही कभी नहीं सुने, कभी XDR होती है और पता नहीं इस किस्म की वो बैठे होते हैं, पता नहीं। तो बहरहाल तरीका यही है, जो यानी कि इस वाले एम्पिरिकल मॉडल्स में तरीका यही है। लेकिन जिस तरह से आपका वो वाला जो आप डेटा निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्पेसिफिक होता है ना, आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से जी पर जो हम मॉडल बनाते हैं ये भी उसी एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ही वो काम करता है। ठीक है, जी सर। तो अब ऐसे करते हैं कि अभी वो खत्म होने वाला है, तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, 7:55 है। तो तो हम तकरीबन मुझे जी सर। लग जाएंगे आपको दोबारा इनवाइट करते हुए। तो मैं आपको दोबारा इनविटेशन भेजता हूँ, जैसे इनविटेशन आए तो आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ओके सर। जी सर। जी। तो हम पाथ लॉस मॉडल्स की बात कर रहे थे। तो ये हमने स्लाइड कवर कर ली थी, इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोपगेशन मॉडल्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ एट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड एस्टिमेटिंग कवरेज एरिया। देखिए, चूंकि हमें पता है कि इसमें ज्यादा देर तक क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इसलिए हम एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ फाइंड मालूम करने के लिए इस लार्ज स्केल प्रोपगेशन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्मॉल सिग्नल मॉडल्स में क्या होता है कि आपकी हम जो एवरेज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर वक्त वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल से इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Propagation models that detect rapid fluctuations of received signal strength or very short travel distances or short time duration। ठीक है, इस चीज को हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले। तो ये फेडिंग हायरार्की है। ठीक है, फेडिंग चैनल में हमारे पास दो तरह की, हमने कहा कि फेडिंग होती है, एक लार्ज स्केल फेडिंग होती है, एक स्मॉल स्केल फेडिंग होती है। ठीक है, तो अभी सबसे, चूंकि आज के लेक्चर में हम लार्ज स्केल फेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे लार्ज स्केल फेडिंग की दो टाइप्स हैं, एक लॉस और एक शेडोइंग। पाथ लॉस क्या है? पाथ लॉस ये है कि ट्रांसमीटर से जब आपका सिग्नल ट्रेवल के रिसीवर पे आता है, तो जो दरमियान में उस पाथ की वजह से पाथ जो लॉस हुआ, उसे पाथ लॉस कहते हैं। शेडोइंग ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये एक बिल्डिंग है, ये एक डब्बा बिल्डिंग है और यूजर यहाँ खड़ा हुआ है जहां ये डॉट है। ठीक है, और जो ट्रांसमीटर है वो ये है। तो अब इस ट्रांसमीटर का डायरेक्ट इसके पास कोई यानी कि लिंक नहीं है, LOS नहीं है। अब क्या हुआ है कि इस पूरी बिल्डिंग ने इसको शेडो किया हुआ है। ठीक है, तो जी एक सर। तो पाथ लॉस है और दूसरी है शेडोइंग। ठीक है, दूसरी टर्म है शेडोइंग लार्ज स्केल मॉडल फेडिंग में। जो स्मॉल स्केल मॉडल है उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, मैं अब इसको शॉर्टली बता देता हूँ, डिटेल में जब जिस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे उसी में ही करेंगे। तो मल्टी पाथ फेडिंग का मतलब यह है कि मुख्तलिफ जगहों से रिफ्लेक्शन होकर रिसीवर साइड पर आ रही है, उसकी वजह से जो सिग्नल में कमी आ रही है उसे मल्टी पाथ फेडिंग कहेंगे। और इस मल्टीपाथ फेडिंग में भी दो चीजें हैं, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फ्लैट फेडिंग। फ्लैट फेडिंग उसको कहते हैं कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपकी वैल्यू चेंज ना हो रही है, उसे फ्लैट फेडिंग कहते हैं। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी, इन सब पे चैनल का बिहेवियर सेम हो तो उसे फ्लैट फेडिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग क्या होती है कि एक फ्रीक्वेंसी पे चैनल अच्छा है, दूसरे पे बुरा है, तीसरे पे अच्छा है, चौथे पे बुरा है। ठीक है, तो यानी कि
किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे, सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे फेडिंग हो रही है, बाकी किसी सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे फेडिंग नहीं हो रही, ठीक है। जबकि इसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज पे सेम फेडिंग होती है, इसमें तमाम फ्रीक्वेंसीज पे सेम फेडिंग नहीं होती, ठीक। तो टाइम वेरिएंस ये था पाथ की वजह से, ये है टाइम की वजह से। टाइम की वजह से यानी कि डिलेड वेरिएंस पैकेट्स के मिलते हैं, के मिलते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, एक फास्ट है और एक स्लो फेडिंग। देखिए ये जो दो चीजें हैं आपको नजर आ रही थी, फ्लैट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग, ये फ्रीक्वेंसी के हवाले से है, जबकि ये जो दो चीजें नजर आ रही हैं आपको टाइम के हवाले से, ठीक है। यानी कि अगर कुछ टाइम के लिए चैनल सेम रहता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए चैनल सेम फेडिंग देता है, तो उसे स्लो फेडिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, एक इंस्टेंट में कुछ फेडिंग है, दूसरे इंस्टेंस में कुछ फेडिंग है, तीसरे इंस्टेंस में कुछ फेडिंग है, उसे फास्ट फेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग और फास्ट फेडिंग एक तरह की चीजें हैं, ये टाइम में, ये फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह से ये फ्लैट फेडिंग और स्लो फेडिंग एक ही तरह की चीजें हैं, ये फ्रीक्वेंसी में, ये टाइम, ठीक है। तो अगर हम जब हम इसको इनको डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल में, अब इन इन चारों के अलहदा अलहदा पैरामीटर्स हैं और अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि कब फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग होती है, कब फ्लैट फेडिंग होती है, कब फास्ट फेडिंग होती है और कब स्लो फेडिंग होती है। तो ये जब हम इनको डिस्कस करेंगे तब स्टडी करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, ये अगर कोई भी फेडिंग ना हो, यानी कि सिंपल आपके पास ट्रांसमीटर हो और रिसीवर हो और दरमियान में एलओएस हो, ठीक है, तो जो जो आपका पाथ लॉस है वो लीनियर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस रिसीव्ड पावर कम होती रहती है, ठीक है ना। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन भी है, ट्रांसमीटर से आप दूर जाते रहते हैं तो आपको रिसीव्ड पावर कम होती भी मिलती है। फिर ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये ब्लैक डॉटेड लाइन, यानी कि जो थोड़ी सी मोटी वाली लाइन है, डॉटेड लाइन, ये कौन सी है? ये शेडोइंग एंड पाथ की है। ये उस वक्त था जब कोई भी फेडिंग नहीं थी। अब पाथ हो रहा है तो स्लोली स्लोली आपकी वेरी हो रही है आपकी जो रिसीव, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि ये आपको एक बारीक लाइन नजर आ रही है, ये स्मॉल स्केल फेडिंग की वजह से है, ठीक है, यानी कि ज्यादा चेंज हो रही है। समझा नहीं बात की? जी सर। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये जो फिगर्स हैं ये आखिर में चले मैं बता दूंगा कौन सी बुक से स्नैपशॉट्स लिए गए हैं, ठीक है। कुछ चीजें स्लाइड्स हैं, कुछ स्नैपशॉट्स लिए से मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक है, ठीक है जी। जो रिसीव्ड पावर है आमतौर पर वो डिके होती है एज अ फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर डिस्टेंस, ठीक है। जितना ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी रिसीव्ड पावर डिके होती जाएगी, ये तो आम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो पावर पाथ लॉस और अनऑब्स्ट्रक्टेड एलओएस पाथ, दरमियान में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एलओएस पाथ है, सिर्फ ट्रांसमीटर है और तो क्या होता है कि आपकी रिसीव पावर कम होती है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी कि अगर आपने 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर किया है तो आपका 4 टाइम्स जो पावर कम हो जाएगी। पावर है वो कम हो जाएगी, यानी कि पावर ऑफ 2 जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन ये कब है? ये उस केस में है आपका आपका आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ एलओएस पाथ है, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ना बिल्डिंग है, ना शैडोइंग है, कुछ भी नहीं है, सही है। ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है जी, ये आपको पता है कि ये जाहिर है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इक्वालिटी के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। रिसीव पावर जो है वो पीटी जीटी जी आर लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एल, ठीक है। इसकी डेरिवेशन जो है
वो आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिल जाएगी। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें भी इसकी डेरिवेशन गिवन है, ठीक है, तो इतनी मुश्किल नहीं है। तो ज्यादा इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जाहिर है जो रिसीव्ड पावर है वो ट्रांसमिटेड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जितनी ट्रांसमिटेड पावर ज्यादा होगी उतनी ही रिसीव्ड पावर हमारी ज्यादा होगी। जो आपका डिस्टेंस है उसके उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है लॉस के, मैं बताता हूँ ये लॉस क्या है। पीटी सॉरी जीटी, जो पीटी हम बता चुके हैं। जीटी है जी हमारा गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना, ठीक है। अब गेन क्या होता है ट्रांसमीटर एंटेना का, कि जो आमतौर पर गेन फिजिक्स वाले हैं ना, आप तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो पढ़ी होगी। जी सर। पढ़ी है ना, तो उसमें हमने एम्पलीफायर्स या ट्रांजिस्टर्स भी पढ़े होते हैं, पढ़े हैं ना ये एम्पलीफायर्स या ट्रांजिस्टर। करंट तो गेन, पावर गेन। हाँ हाँ, तो गेन आमतौर पर क्या होता है, गेन आमतौर पर एक्टिव डिवाइसेस की होती है ना। जी सर, आउटपुट ओवर इनपुट। हाँ, ऐसी डिवाइसेस जिसकी आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं गेन है, ठीक है। जबकि एंटेना के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंटेना एक पैसिव डिवाइस है, ठीक है। ये अभी हमने कहा ना, ये गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना है, ये गेन ऑफ रिसीवर एंटेना है। तो जो जो एंटेना है वो क्या है, पैसिव डिवाइस है। कभी भी उसकी आउटपुट इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी, ठीक है। बल्कि इवन आप एंटेना को थोड़ा सा स्टडी करें तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है किसी डायपोल एंटेना की वो 50% है, ठीक है। तो फिर गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना और गेन ऑफ रिसीवर एंटेना का क्या मतलब हुआ। देखिए, आपने आइसोट्रोपिक एंटेना का नाम सुना हुआ है? नो सर। चलें, आइसोट्रोप का तो मतलब पता होगा ना, कि जो हर तरफ सेम प्रॉपर्टीज करे, ऐसा मटेरियल जो हर तरफ सेम प्रॉपर्टीज यानी कि दे, तो उसे जी आइसोट्रोपिक सर। कहते हैं ना, ये तो है ना हमें पता। तो एक आइसोट्रोपिक एंटेना ऐसा होता है कि जो हर तरफ पावर फेंकता है, इक्वल पावर हर तरफ फेंकता है, ठीक है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अब अगर आप उसे रख देंगे तो एक स्फेयर के अंदर वो जो है वो इक्वल पावर फेंकेगा। समझ आ रही बात की? जी सर। ठीक है, इसे आइसोट्रोपिक एंटेना कहते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए हमारा एंटेना एक खास डायरेक्शन में थ्रो करे, ठीक है ना। हमें तो आइसोट्रोपिक नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बेस स्टेशन के ऊपर एंटेनाज लगे हुए हैं, ठीक है, तो जी सर। हमें ये तो नहीं चाहिए ना कि एंटेना से ऊपर भी सिग्नल फेंकेंगे। ऊपर तो कोई यूजर नहीं है, यूजर की तरफ है। यूजर्स तो नीचे है। तो हमें चाहिए, एंटेना से हमें रिक्वायर्ड ये होता है कि एक खास डायरेक्शन में अपनी पावर को थ्रो करें। तो एक्चुअली जो गेन है वो हम उसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिविटी, एक एंटेना कितना डायरेक्टिव है आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में। तो इसे हम कहते हैं ये उस एंटेना का गेन है कि आइसोट्रोपिक एंटेना से इतने टाइम्स ये ज्यादा डायरेक्टिव है। समझ रहे हैं? जी सर। समझ रहे हैं बात को? ये इस बात की समझ आई है? जी सर। एक गेन हमारा, गेन इसकी ये आउटपुट ओवर इनपुट वाला गेन नहीं है। ये गेन ये है कि आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में मेरा एंटेना किसी खास डायरेक्शन किसी खास डायरेक्शन में कितनी वेव सेंड करता है। तो सर इसका उससे ज्यादा गेन होगा आइसोटॉपिक से? ऑफ कोर्स ज्यादा गेन होगा ना जी। देखिए, अगर हम अपनी एक खास तरफ पावर फेंकेंगे तो जिस पॉइंट पर फेंक रहे हैं उस पॉइंट पर ज्यादा पावर जाके कंसंट्रेट होगी।
हम डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर जी पावर कंसंट्रेट होगी, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टिव एंटेना करने से आइसोट्रोपिक एंटेना के मुकाबले में गेन ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसी तरह जी सर। इसी तरह से रिसीवर एंटेना का गेन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? क्योंकि अगर रिसीवर एंटेना को पता हो कि मेरी ट्रांसमिटेड बीम जो है वो इसी खास डायरेक्शन में आनी है, तो वो सिर्फ उसी खास डायरेक्शन में बीम को रिसीव करेगा, बाकी उसे जगह से रिसीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे रिसीवर एंटेना का गेन कहते हैं, ठीक है जी। तो सर एंटीना को पता कैसे चलता है किस डायरेक्शन से आ रही है बीम? जाहिर है वो सेटिंग्स है ना जी, हम डायरेक्शन एंटेना की डायरेक्शन उस तरह से करते हैं, ठीक है। एंटेना के एलिमेंट्स उस तरह से रखे जाते हैं। अगर एरे सर अगर ये रिसीवर एंटीना फॉर एग्जांपल ये हमारा मोबाइल हो, रिसीवर, अब उसकी तो कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, हम किसी बाइक पे चल रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं या कोई नहीं भी डायरेक्शन में मूव कर रहे देखें, हैं। ठीक है ऐसा है, लेकिन फिर भी तो आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा गेन है ना उसका। देखिए, आप शायद मिक्स कर रहे हैं आइसोट्रोपिक एंटेना और ओमनी डायरेक्शन एंटेना में। ओमनी डायरेक्शन सही सर। ये होता है कि अगर एंटेना आपका खड़ा हुआ है ना जी, अगर ये आपके पास जी एंटेना है लेट से, तो इस एंटेना के चारों तरफ जो वेव फेंकेगा ना सर्कल में, स्फेयर में नहीं, जी सर्कल में फेंकेगा, उसे हम ओमनी डायरेक्शनल एंटेना कहते हैं, समझ आ रही। और जो जी सर। स्फेयर में फेंकेगा उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक एंटेना, ठीक है। इवन अगर हम हो गया। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना भी बना दें तो तब भी उसका गेन आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा होगा। ठीक है आपको? सर्कल और स्फीयर जी में सर बात ठीक है। समझ में आई है? जी सर्कल एक पार्ट ऑफ स्फीयर